सुषमा और सोनाली दोनों देवरानी जेठानी थी। सुषमा घर की बड़ी बहू थी और साथ साथ सोनाली की जेठानी भी थी। दोनों एक साथ अपनी जॉइंट फैमिली में रहते थे। मगर जब छोटा भाई शेखर अपनी पत्नी के लिए असली सोने और चांदी की साड़ी लेकर आता है, तब घर का माहौल कुछ बदल सा जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या होगा जब घर में आएगी देवरानी की सोने चांदी की साड़ी। सुषमा के पति संजय की एक छोटी सी साड़ी की दुकान थी। वहीं सोनाली के पति शेखर की शहर में बहुत बड़ी साड़ियों की दुकान थी। वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन था और साथ साथ बहुत अमीर भी था। उसमें बिजनेस करने के बेहतर गुण थे, इसीलिए वो काम में अपने बड़े भाई से भी आगे निकल गया था। एक दिन सोनाली का पति शेखर बहुत खुश होकर घर आता है और सोनाली को उसके कमरे से बाहर बुलाता है। अरे शेखर, क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ लिविंग रूम में क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? हाँ हाँ, बताता हूँ सोनाली। पहले जरा बाकी सबको तो यहाँ आ जाने दो, सबको साथ में बताऊंगा मैं। शेखर सबको आवाज लगाकर लिविंग रूम में ही बुला लेता है। मम्मी, पापा, संजय भैया, सुषमा भाभी, सब जल्दी से यहाँ आ जाओ। आप तो एकदम बच्चों की तरह सबको बुला रहे हैं। आखिर ऐसी भी क्या बात है? इतनी देर में वहां सुषमा, उसका पति संजय और साथ साथ सुषमा और सोनाली के सास ससुर भी आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी बताता हूँ माँ, जरा रुकिए। सोनाली, असल में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा लेकर आया हूँ और मैं वो तुमको सबके सामने देना चाहता हूँ। क्या? अरे वाह! और वो तोहफा क्या है शेखर? ये देखो, जरा इस गिफ्ट को खोल कर देखो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। क्या? लाओ। फिर तो मैं इसे तुरंत खोल कर देखती हूँ। शेखर के साथ साथ उसके मम्मी पापा और संजय सभी लोग सोफे पर बैठ जाते हैं और सोनाली खुश होकर अपना गिफ्ट खोलने लगती है। सुषमा भी उसे खुश होकर गिफ्ट खोलते हुए देख रही थी। जैसे ही सोनाली गिफ्ट खोलती है, वो हैरान रह जाती है। उस डिब्बे में एक बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी थी जो बहुत चमक रही थी। अरे वाह शेखर, ये साड़ी कितनी सुंदर है, कितनी चमक रही है। ऐसा लग रहा है मानो असली सोने चांदी की हो। अरे सोनाली, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सच में सोने चांदी से ही बनी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। क्या क्या सचमुच बेटा ये सोने चांदी की साड़ी है? हाँ माँ, बिल्कुल सच। ये साड़ी जब मेरी दुकान पर आई तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि जब मेरी सोनाली ये साड़ी पहनेगी तो उस पर ये खूब जचेगी। शेखर, अगर वाकई में ऐसा है तब तो ये साड़ी बड़ी ही महंगी होगी। हाँ भैया, ये साड़ी वाकई में काफी महंगी है, मगर जब सोनाली इस साड़ी को पहनेगी तो इसका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अरे वाह शेखर, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। सुषमा दीदी, देखो ना ये साड़ी कितनी खूबसूरत है। सुषमा मुस्कुराकर सोनाली से कहती है, हाँ हाँ सोनाली, ये तुम पर खूब जचेगी। वो कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है ना, तुम वहां पर इसे पहनना। हाँ दीदी, अच्छा याद दिलाया आपने, मैं वहीं पर पहनकर जाऊंगी इस साड़ी को। सोनाली साड़ी को लेकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। उधर सुषमा सोनाली को देखकर खुश तो बहुत हो रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसे सुषमा की साड़ी देखकर दुख भी हो रहा था। वो अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, सोनाली की वो सोने चांदी वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही थी। मेरा भी बड़ा मन है उसे पहनकर देखने का, मगर मांगते हुए अच्छा भी तो नहीं लगता। नहीं नहीं, ये साड़ी की बात भूल जानी चाहिए, वरना अगर संजय को पता लगा तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। सुषमा अपने काम में लग जाती है, मगर संजय जान गया था कि सुषमा अपनी देवरानी की चमकती धमकती सोने चांदी की साड़ी देखकर दुखी हो गई थी। वो मन ही मन सोचता है, काश मेरी भी शेखर जितनी बड़ी साड़ी की दुकान होती तो शायद मैं भी सुषमा को ऐसी ही सोने चांदी वाली साड़ी गिफ्ट कर पाता, लेकिन मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। संजय भी ये सोचकर बहुत दुखी हो जाता है और सुषमा और संजय सो जाते हैं। अगले दिन संजय जब अपनी छोटी सी साड़ी की दुकान पर पहुंचता है, तभी रजत नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। जी बताइए, आपको क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, वो तो मैं खुद मोती और सुंदर लेस वगैरह बेचने वाला हूँ। वो आपकी साड़ी की दुकान देखी तो मुझे लगा शायद मेरा सामान आपके कुछ काम आ जाए और आप इसे खरीद लें। क्या? नहीं नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप एक बार हमारा सामान देखिए तो सही,
इतनी सुंदर लैस और मोती आपने कहीं नहीं देखे होंगे। मेरी चमकती हुई लैस देखकर आपको लगेगा कि एकदम सोना है, सोना। ये सुनकर संजय जरा सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक ख्याल आता है। वो रजत से कहता है, अच्छा भाई साहब, फिर तो आप मुझे अपना सामान दिखाई दीजिए। रजत सामान खोलकर संजय को दिखाने लगता है। वाकई में रजत के मोती और उसका बाकी सामान बहुत ज्यादा सुंदर था। संजय को वो सामान देखकर एक आइडिया आता है। अगर मैं इस सामान को इस्तेमाल करके एक साड़ी बनाऊं तो वो वाकई में बहुत खूबसूरत लगेगी। हाँ, शायद वो शेखर की लाई हुई सोने चांदी की साड़ी की बराबरी ना कर सके, मगर मैं जानता हूं सुषमा इस साड़ी को देखकर उतनी ही खुश होगी। संजय ये सब सोचते हुए रजत से कहता है, रजत भाई, तो मुझे ये सारा सामान दे दो। मैं इस सब का इस्तेमाल कर एक बहुत सुंदर साड़ी बनाना चाहता हूं। मैं उस साड़ी में ये सुंदर मोती, लेस और साथ साथ उसमें ऐसी कढ़ाई करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। अरे वाह भैया, फिर तो आप उस साड़ी को महंगे दामों पर बेच सकते हो। नहीं भैया, ये साड़ी तो मैं अपनी पत्नी को उपहार में दूंगा, उसे बड़ी अच्छी लगेगी। वैसे ये सारा सामान कितने का दिया? भैया सिर्फ 5,000। 5,000? ठीक है, फिर ये लो। संजय रजत का सारा सामान खरीद लेता है और फिर एक सादी लाल रंग की साड़ी का कपड़ा लेकर उसमें कढ़ाई और मोती लगाने का काम शुरू कर देता है। पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, लेकिन अभी तो आधा काम भी नहीं हो पाया था। संजय ने साड़ी में इतनी बारीक कढ़ाई की थी कि उसमें बहुत वक्त लग रहा था। संजय साड़ी के जितने हिस्से में बुनाई करता उतने में मोती भी पिरोता। देर रात हो जाने के बाद संजय थक कर बैठ जाता है और वक्त देखता है। अरे, आज तो बड़ी देर हो गई, घर चलना चाहिए, वरना सब चिंता करेंगे। वैसे भी इस साड़ी को तैयार करने में कम से कम 20-25 दिन तो लग ही जाएंगे। संजय ये सोचकर घर के लिए निकल जाता है और अगले कई दिनों तक वो इसी तरह मेहनत करने लगता है। वो सुबह घर से जल्दी निकलता और देर रात तक अपनी दुकान पर ही बैठकर उस साड़ी पर काम करता। एक दिन जब वो फिर देर से रात को घर लौटता है तो सुषमा उससे पूछ ही लेती है, आजकल आप बड़ी देर से घर आते हो और सुबह भी इतनी जल्दी निकल जाते हैं। मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सुषमा, वो दरअसल आजकल दुकान पर बहुत काम रहता है। बस कुछ दिन और फिर मैं वापस से जल्दी घर आने लगूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे पिक्चर दिखाने ले चलिए। इस समय सिनेमा में मेरी मनपसंद पिक्चर लगी हुई है, मगर आपको तो फुर्सत ही नहीं है। ये सब सुनकर संजय सोच में पड़ जाता है। वो सुषमा से कहता है, अच्छा सुषमा, मेरी बात सुनो, हम कल चलेंगे पिक्चर देखने, ठीक है ना? अब तो तुम खुश हो? ये सुनकर सुषमा बहुत खुश हो जाती है और संजय से कहती है, हाँ, अब मैं खुश हूं। संजय वापस दुकान पर चला जाता है और परेशान होकर सोचने लगता है। मैं चाहता हूं कि सुषमा कल जब मेरे साथ पिक्चर देखने जाए तब यही साड़ी पहने। फिर तो मुझे आज रात भर दुकान में रहकर इस साड़ी पर काम करना पड़ेगा, तभी ये काम खत्म हो पाएगा। संजय फिर से साड़ी बनाने में जुट जाता है, मगर तभी उसे याद आता है, अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया। अगर कल ही सुषमा ये साड़ी पहनेगी फिर तो मुझे इसका ब्लाउज और पेटीकोट भी बनवाना पड़ेगा। अभी पास वाले रिंकू दर्जी के यहाँ ब्लाउज बनवाने का ऑर्डर दे देता हूँ। संजय रिंकू दर्जी से ब्लाउज पेटीकोट का बोलकर वापस से साड़ी बनाने में जुट जाता है। रात भर बीत जाती है और सुबह हो जाती है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद संजय साड़ी को बना ही लेता है। वो साड़ी देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जिसका कोई जवाब ही नहीं। उसकी कढ़ाई, उसके मोती सोने चांदी की साड़ी से भी ज्यादा चमक रहे थे। अरे वाह, अब जल्दी से इसे लेकर घर चलता हूँ, वरना मैं और सुषमा पिक्चर के लिए लेट हो जाएंगे और वो मुझे डांटेगी। संजय खुश होकर जल्दी से घर पहुंचता है और सुषमा को आवाज लगाता है, मगर सब पहले से ही बाहर बैठे थे और साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सोनाली संजय को इस वक्त घर आते देखकर पूछती है, अरे भैया, आप इस वक्त कहाँ से घर आ रहे हो? अरे सोनाली, ये तो रात भर दुकान पर ही थे, कहते हैं कि दुकान पर बहुत काम था। अब मम्मी पापा आप ही बताइए, इतना भी क्या काम कि घर आने की फुर्सत ही ना मिले? हाँ संजय बेटा, ये तो गलत बात है। अरे आप लोग भी क्या बातों में लग गए। भैया आप आइए, बैठिए, हम साथ में नाश्ता करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। दरअसल मैं इतने दिनों से दुकान पर इसलिए इतना व्यस्त था क्योंकि मैं सुषमा के लिए एक तोहफा तैयार कर रहा था और आज मैं उसे ये तोहफा देना चाहता हूं। क्या?
मेरे लिए तोहफा? हाँ सुषमा, मैं जानता हूं जब तुमने सोनाली भाभी की साड़ी देखी तो तुम्हें भी मन हुआ होगा कि तुम्हारे पास वैसी साड़ी हो, मगर तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं ताकि मुझे बुरा ना लगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं सुषमा, और इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करके साड़ी अपने हाथों से बनाई, और मैं चाहता हूं कि तुम यही पहनकर आज मेरे साथ चलो पिक्चर देखने। सुषमा वो साड़ी का डब्बा देखकर हैरान हो जाती है और उसे जल्दी से खोलकर देखती है। साड़ी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय, ये साड़ी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ भैया, इसकी कढ़ाई कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इसके आगे तो मेरी सोने चांदी की साड़ी भी फेल है। मगर भाभी, आप रो क्यों रही हैं इस साड़ी को देखकर? संजय सुषमा को रोते हुए देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ सुषमा, तुम्हें ये साड़ी पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आई संजय। सच में, मैं अभी से पहन कर आती हूँ, फिर हम पिक्चर देखने चलेंगे। सुषमा जाने लगती है मगर सोनाली उसे रोककर कहती है, भाभी, आपकी साड़ी वाकई में बहुत सुंदर है। आप मुझे भी ये पहनने को देंगी ना? वैसे कभी आपका मन हो तो आप मेरी सोने चांदी वाली साड़ी भी पहन सकती हैं। हाँ हाँ सोनाली, जरूर। सुषमा जाती है और जल्दी से वो साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। साड़ी में सुषमा बहुत सुंदर लग रही थी, और जब वो संजय के साथ पिक्चर देखने जाती है तब सब उसी को मुड़ मुड़ कर देखते हैं। पूजा अपने पति मनोज के साथ शहर में एक फ्लैट लेकर रहती थी। उसकी एक बेटी थी प्रिया। प्रिया की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और साथ ही साथ पूजा की परेशानियां भी। असल में पूजा के घर एक ऐसा मेहमान आने वाला था जिसकी वजह से पूजा की गर्मी की छुट्टियां बर्बाद होने वाली थी। आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ पूजा के साथ। रात में जब सब खाना खा लेते हैं और पूजा प्रिया को सोने भेज देती है, तब पूजा को इतना थका हुआ देखकर मनोज उससे कहता है, क्या हुआ पूजा, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? ओह, अरे मैं सच में बहुत थक गई हूँ। तो थकी हुई तो लगूंगी ही ना। आज से पूजा की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कि मुझे एक सेकंड का भी आराम नहीं मिलेगा। ऊपर से आप तो चले जाते हैं बढ़िया ऑफिस, घर की सारी समस्याएं मेरे सर पर ही आ जाती हैं। अरे तो मैं कोई ऑफिस में मजे करने थोड़े जाता हूँ पूजा, मुझे भी वहाँ बहुत काम होता है। पूजा मनोज की इस बात पर कुछ कहती, उससे पहले ही मनोज का फोन बजने लगता है। 1 मिनट पूजा, माँ का फोन आ रहा है। इतना कहकर मनोज फोन उठा लेता है और अपनी माँ से बात करने लगता है। हाँ माँ, क्या हुआ? क्या शिवानी यहाँ? अच्छा अच्छा, क्या? पर माँ, ये तो गलत बात है, ऐसे अचानक से। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। मनोज थोड़ा परेशान होकर फोन काट देता है। क्या हुआ? अब क्या हुआ? वो पूजा, मेरी चचेरी बहन शिवानी यहाँ आ रही है गर्मियों की छुट्टियों के लिए। ये सुनकर तो मानो पूजा की दुनिया ही उलट पलट जाती है। नहीं, कह दो कि ये झूठ है मनोज, मैं अब ये सब नहीं झेल पाऊंगी। पूजा, ये बिल्कुल सच है। असल में शिवानी ने अपने पति से झगड़ा कर लिया और फिर वो माँ के पास गांव चली गई। फिर उसने माँ से हमारे बारे में कुछ सुना और उसने कहा कि वो गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आना चाहती है और छुट्टियों भर यहीं रहेगी। इसी बहाने वो शहर भी घूम लेगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ आने के लिए तैयार होने लगी और माँ उसे मना भी नहीं कर पाई। हे भगवान, तुम्हारी बहन शिवानी तो एक नंबर की कामचोर है मनोज। अब तो ये गर्मी की छुट्टियां मुझे भारी पड़ने वाली है। कोई बात नहीं पूजा, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे ना। अरे हटो, बड़ा पता है मुझे कि कितना संभालोगे तुम। खुद तो चले जाओगे ऑफिस और दिन भर वहाँ एसी में बैठोगे और मैं यहाँ काम कर करके अपनी हालत खराब करूंगी। अरे नहीं पूजा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रहने दो। वैसे वो आ कब रही है? वो पूजा, शिवानी तो कब का घर से निकल गई, वो कल सुबह पहुंच भी जाएगी। ये सुनकर पूजा परेशान हो जाती है, मगर अब वो दोनों कर भी क्या सकते थे। दोनों सोने चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह ही शिवानी घर आ जाती है। आओ आओ शिवानी, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ भाभी, आप बताओ क्या हाल है आपके? सब बढ़िया ही है बस। अच्छा, वैसे भाभी, ये मेरा सामान है, मैं तो सफर से बड़ा थक गई। मैं तो नहाने जा रही हूँ, आप जरा ये मेरे गेस्ट रूम में रख दीजिए। वो शिवानी, गेस्ट रूम तो नहीं है इस फ्लैट में, तुम्हें प्रिया के साथ उसके कमरे में ही रहना पड़ेगा। क्या? ये क्या भाभी, एक गेस्ट रूम भी नहीं है यहाँ? अच्छा कोई नहीं, आप वहीं रख दीजिए मेरा सामान, मैं नहा कर आती हूँ। और हाँ, मैं नाश्ते में चाय पकौड़े खाना पसंद करूंगी। वो क्या है ना, मैं किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं रखना चाहती हूँ। आप तो अपनी ही है, इसलिए आपसे कैसी शर्म। अब आप नाश्ते में क्या बनाऊं,
ये सब सोच सोच कर परेशान हूं। उससे अच्छा मैं खुद ही बता दूं। इतना बोलकर शिवानी चली जाती है, मगर पूजा को बड़ा गुस्सा आता है। मनोज पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था और प्रिया अब तक सो रही थी। शिवानी नहाकर निकलती है और टीवी के सामने रखे सोफे पर लेट जाती है। भाभी, सुनिए ना भाभी, जरा यहाँ तो आना। पूजा किचन से दौड़ती हुई आती है और शिवानी से कहती है, हाँ क्या हुआ शिवानी? भाभी, वो जरा टीवी का रिमोट दे दीजिए मुझे, सामने टेबल पर रखा है। ये देखकर पूजा को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो शांति से शिवानी को रिमोट दे देती है। ये लो शिवानी, और अब मैं किचन में काम करने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो प्रिया से कह देना। हाँ हाँ ठीक है भाभी। वैसे नाश्ता बना क्या? बड़ी भूख लग रही है, बन जाए तो यहीं लाकर दे दीजिएगा ना। हाँ हाँ जरूर, बस कुछ देर रुको, पकौड़ियां बनी रही हैं। पूजा वापस किचन में चली जाती है और शिवानी लेटे लेटे टीवी देखने लगती है। थोड़ी ही देर में पूजा शिवानी को नाश्ता देकर अकेले घर का सारा काम करने लगती है। काम खत्म होते होते दोपहर हो जाती है और आखिर में पूजा थककर शिवानी के पास सोफे पर बैठ जाती है। अरे भाभी, वैसे मैं क्या कह रही थी, आप मुझे शहर कब घुमाएंगी? क्यों ना हम अभी चलें? क्या अभी? मगर बाहर कितनी गर्मी और धूप है शिवानी, और मैं अभी घर का सारा काम खत्म करके बैठी हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे भाभी, मैं तो कितनी दूर से आई हूँ, मैं तो नहीं थकी ना। फिर आप कैसे थक गई इतनी जल्दी? कहीं आप बूढ़ी तो नहीं हो गई? पूजा को शिवानी का ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। भाभी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आप भी चलिए, तैयार हो जाइए। शिवानी पूजा और प्रिया को जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए पास के मॉल ले जाती है। वहां से लौटने के बाद शिवानी और प्रिया तो थक कर सोने चले जाते हैं, मगर जब पूजा आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है तभी उसे मनोज का फोन आता है और वो उससे कहता है कि आज वो जल्दी घर आ रहा है तो पूजा खाना तैयार करके रखे। पूजा फिर से उठकर किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। ओफो, ये मैं कहाँ फंस गई। आने दो मनोज को, आज एक बार घर आए फिर बताती हूँ। वहां से बैठे बैठे मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, ये बनाओ वो बनाओ। एक तो इनकी एक कामचोर बहन, एक भी काम में मदद नहीं कर रही, और एक ये उसका भाई, दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब पूजा की हालत थकान के मारे खराब हो गई थी। एक दिन पूजा बैठे बैठे खुद से कहती है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इस शिवानी को 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ करके इसे यहां से भगाना ही होगा। अरे हाँ, ये यहाँ आराम के लिए आई है ना, तो ठीक है, मैं इसे आराम करने ही नहीं दूंगी। फिर तो ये अपने आप ही वापस चली जाएगी। पूजा ये ठान लेती है कि अब कुछ भी हो जाए वो शिवानी को इतना परेशान कर देगी कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। लेकिन इसके लिए पूजा को अपने पति और बेटी का साथ चाहिए था। जब शिवानी सो रही थी तब पूजा प्रिया और मनोज को अपने पास बुलाकर कहती है, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अब इस शिवानी को घर से भगाना है, इसलिए मैं अब कुछ ऐसे काम करूंगी जिससे कि ये खुद ही यहां से चली जाए। तो आप दोनों इसमें मेरा साथ देना। मेरी किसी भी बात पर कुछ उल्टा मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अगले दिन से ही पूजा का मिशन शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले सुबह की चाय बनाती है और उसमें चीनी की जगह नमक डाल देती है। शिवानी जैसे ही वो चाय पीती है वो पूजा से कहती है, आय हाय, छी भाभी, ये क्या है? ये कैसी चाय बनाई है? इसमें तो नमक भरा हुआ है। ओह, ऐसा शायद गलती से गिर गया होगा। इसे ले जाइए और मुझे दूसरी चाय दीजिए। अरे माफ करना शिवानी, अब तो दूध भी खत्म हो गया है। अब यही पी लो या फिर शाम होने का इंतजार करो। शिवानी गुस्सा के रह जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। फिर पूजा साफ सफाई में लग जाती है। शिवानी जहां जहां जाकर बैठती है पूजा वहां वहां जाकर पंखा बंद कर देती है। अरे शिवानी माफ करना, मैं जरा सफाई कर रही हूँ ना, इसीलिए मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर के खाने का समय हो जाता है। अरे भाभी, आपने खाना बनाया या नहीं? मेरे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। ओहो, क्या बताऊं मैं तुम्हें शिवानी, बस अभी अभी मैं किचन में गई और मैंने देखा कि गैस खत्म हो गई है। ये सुनकर तो मानो शिवानी को बहुत गहरा धक्का लगता है। अरे भाभी, मैंने सुबह से इतना कुछ सहा मगर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप ये मत कहिए कि खाना भी नहीं मिलेगा। ये तो मैं सह भी नहीं पाऊंगी। अब क्या ही कर सकते हैं शिवानी, ऐसा करो आज व्रत ही रख लो। वैसे भी आज सोमवार है, तुम्हें थोड़ा पुण्य ही मिल जाएगा। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। अब ये शिवानी की बच्ची आज ही रवाना हो जाएगी। थोड़ी देर बाद शिवानी पूजा को आवाज लगाती है। सुनिए ना भाभी, ओहो, लगता है कि शिवानी जा रही है, इसीलिए मुझे आवाज लगा रही है। चलो चलकर उसे विदा कर दूं। मगर जब पूजा बाहर जाती है तो दंग रह जाती है। बाहर शिवानी ने पिज्जा मंगा रखा था और डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा था।
भाभी, दोपहर का खाना नहीं बना था ना, इसलिए मैंने इंतजाम कर दिया। अब किसी को व्रत रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जरा इसे पैसे दे दीजिए। इतना कहकर शिवानी वहां से चलती बनी और पूजा खिसिया कर रह गई। ये सब क्या है? ये तो बहुत पक्की ढीठ है। इससे पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है। एक दिन और बीत जाता है और अब तक पूजा को शिवानी से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं मिला था। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और शिवानी दरवाजा खोलने जाती है। ओहो, कौन है ये जो सुबह सुबह इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है? मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। जैसे ही शिवानी दरवाजा खोलती है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सामने उसका पति राकेश खड़ा था। आप यहाँ पर क्यों? कैसे? क्या हुआ शिवानी? तुमने ही तो मुझे बुलाया है और यहाँ का पता भी तो तुम ही ने भेजा है। पीछे से पूजा प्रिया और मनोज भी आ जाते हैं। अरे वाह शिवानी, जीजा जी तुम्हें लेने आ गए। इसका मतलब तुम्हारा झगड़ा सुलझ गया। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी तुम्हारा बैग लगा देती हूँ। अरे मगर मैंने तो आपको नहीं बुलाया। और पता, मैंने कब पता बताया? अरे ये सब हो क्या रहा है? ये देखो, तुमने मेरे फोन पर मैसेज किया है कि मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे पति और मुझे लेने आ जाओ। मैं यहाँ मनोज भैया के घर पर हूँ। नहीं नहीं, ये मैसेज मैंने नहीं किया है। लेकिन ये क्या? ये गया तो मेरे फोन से ही है। ओहो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अब जो हुआ सो हुआ, आखिरकार तुम्हारा झगड़ा तो सुलझ गया ना। हाँ शिवानी, चलो अब घर चलो। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, माफ कीजिएगा। राकेश शिवानी को लेकर चला जाता है और शिवानी के सवाल भी उसके साथ ही चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पूजा जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार बला टली। जिसने भी इसके फोन से मैसेज करके इसके पति को बुलाया है, उसको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा धन्यवाद। अरे तुम्हारे सामने तो खड़ा हूं मैं, आओ कर दो धन्यवाद। क्या? आपने? तो ये सब आपने किया? और क्या, कल मैंने ही उसके फोन से मैसेज किया और उसके पति को बुला दिया। तुम्हें ऐसे परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आज तक का आपका ये सबसे अच्छा काम था। इसके बाद पूजा खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने चली गई और उसके घर में शांति वापस आ गई। Please subscribe this channel.